नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कल आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आउट कर दी गई है। 27 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें लगभग 9 दिन बचे हैं। तो अभी आप लोगों को 9 दिन में करना क्या है, मैं आप लोगों को सीधा सीधा एक आधा मिनट में ये बताऊंगा। अब तक जो पढ़ा उसका रिवीजन मारना है, आपने जो नोट्स बनाए हुए उनका रिवीजन मारना है, जो मॉक लगाए उनका भी रिवीजन मारना है। और बचे हुए टाइम में अगर न्यू मॉक दे पाओ तो मॉक दीजिए, वरना जो मैंने वीडियो करवाया है वो आप लोग कर लीजिए। सारे वीडियो देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए कि मैं मॉक कैसे सॉल्व करवाता हूँ। इनमें आपको डिटेल नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है और ज़्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। हाँ, शायद 21 या तारीख को ये सिटी इंटीमेशन भी जारी कर देंगे, तो पता भी लग जाएगा कितने दिन है। हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने अभी जो प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट की थी मैथ की, एक्चुअल में मैंने उसको रद्द कर दिया है। अभी उसका कोई भी मॉक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं 9 दिन में नहीं करवा पाऊँगा वो। अभी अपन जो करेंगे 30 मॉक करेंगे, जब तक ये 30 मॉक डेली एक मॉक आएगा, ये 30 मॉक में कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे 10 दिसंबर तक होए। जो लोग बच जाएंगे उनके लिए भी, मान लो जो लोग 10 दिसंबर के बाद एग्जाम होंगे उनके लिए, ठीक है। तो अभी चलो मॉक नंबर 5 शुरू करते हैं। अब टाइम खराब नहीं करना है, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चल भाई, आपका भाई आप लोगों के साथ खड़ा है। अगर देखो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन रिलैक्स रहना है कुल मिला के, ठीक है। तो चलो मॉक शुरू करते हैं। क्या हो रहा है यार, नेट कम चल रहा है क्या? देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, ये बोल रहा है भिन्नों में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। एक चीज बताओ, ये कितना है 0.75%, ये कितना है 0.80%, ये 0.50, और ये कितना है कितना 83.1 ऐसे कुछ होगा ये, है ना। और ये कितना है 1.5। तो सबसे बड़ी कौन सी है 1.5, इनकी 3/2, और सबसे छोटी 1/2। तो ये आंसर हो गया भाई सी, ये सी आंसर हो गया पहले का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्त्राव करता है। तो एक बार बताओ, पेप्सिन का स्त्राव कौन करता है? तो पेप्सिन का स्त्राव करता है भाई अमाशय। अमाशय। यकृत किसका स्त्राव करता है? यकृत पित्त का स्त्राव करता है। किसका? पित्त का। अग्नाशय इंसुलिन का। थायराइड हार्मोन का। देखो अभी एग्जाम टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को समझा पाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यकृत किसका स्त्राव करता है। तो पित्त का करता है, अग्नाशय इंसुलिन का करता है, थायराइड हार्मोन का करता है, और आमाशय पेप्सिन का करता है। तो डी आंसर हो गया, डी। मैं पूरा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात घोषित कहा जाता था? सबको पता है भाई, ये अमित्रघात किसको कहा जाता था? बिंदुसार को। एक चीज बताओ, बिंदुसार किस किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बेटा, यानी कि दूसरा शासक बिंदुसार था, ठीक है। तो बिंदुसार राजधानी, ये सॉरी ये हो गई, आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं के एक समूह से दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है। यानी कि 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है और तीसरी संख्या की दुगुनी है। मैं क्या मानता हूं कि दूसरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूं,
6 मान लिया मैंने, 6 क्या मान लिया, 6। तो पहली संख्या की तिगुनी है, यानी कि पहली संख्या क्या रही होगी, 2, और तीसरी संख्या की दुगुनी है तो 2 कितनी रही होगी, 3। तो क्या पहली संख्या की तिगुनी हो गई और इसकी दुगुनी हो गई, और ये टोटल कितना हो गया, 11। और इन तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 55, यानी कि 11 55। पूछा कि क्या है, समूह की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। 55/11 इंटू 6, तो कितना आ गया भाई, 5 बार गया है, 56 जो 30 आंसर आ गया भाई, 30। सीधा क्वेश्चन है। अब देखो हर एक क्वेश्चन को समझना है, एग्जाम टाइम में सीरियस देखना है, थोड़ा पढ़ने को लेकर सीरियस रहो, टेंशन मत लो, बस मेरा ये कहना है। निम्नलिखित में से किस स्थान में पौधे, पशु और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हो जो कभी उन पर रहते थे। सबको पता है, क्या पता है भाई, जो जीवाश्म किससे संबंधित है, अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। एक बार बताओ, इन सारी चट्टानों के बारे में मैंने एक मूक में समझाया भी था, मैं तो वो तो दोबारा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें। लेकिन जीवाश्मों का जो अध्ययन है ना, या कहते हैं कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, जब एक तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है तो इससे गिरा क्षेत्रफल 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तार वर्गाकार होता है। देखो वर्ग की भुजा क्या होती है, एक बार बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और तार किस दिशा में होता है, तो ये जो ए स्क्वायर का मान क्या है, ये 5929 है, तो ए बराबर क्या आ गया, ये किसका स्क्वायर है, तो सबको पता होना चाहिए 77 का स्क्वायर है, 77 का। ठीक है, अब देखो यदि तार को वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है तो तार से गिरा क्षेत्रफल, अगर मुझे ए क्या मिल गया, ए 77 मिल गया, अब वर्ग है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। अब 2πr, एक बार बताओ, 2πr अगर वर्ग का क्षेत्रफल है, परिधि है, वर्ग की परिधि, माफ करना सॉरी, तो इसका परिमाप क्या होगा, 77 154 308, तो ये 308 के बराबर है, 2πr 308 के बराबर है। तो यहाँ से 2 × 22/7 × r बराबर 308, ये कितना, 11 से ये 2 8 बार, ये 7 बार, तो r बराबर 49 मिल गया। क्या पूछा है मुझे, इसका क्षेत्रफल पूछा है। एक बार बताओ, πr स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 22/7 × 49 × 49, इसको सोल्व करना है। इसको मैं यहाँ से करूँगा 7 बार, ये क्या बन जाएगा, ये 343 बन जाएगा इंटू 22, कर दो मल्टीप्लाई, 66 6 बच गया, 88 94 9 बच गया, 66 75 46 आंसर आ गया, 75 46 ये रहा ए। सिर्फ फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, लोक नृत्य होजगिरी की उत्पत्ति हुई, और ये भारतीय किसी से जुड़ा हुआ है, सबको पता है। एक बार बताओ, होजगिरी कहाँ का नृत्य है, ये बताओ, होजगिरी कहाँ का नृत्य है, त्रिपुरा किस साइड स्थित है, दक्षिण में नहीं, उत्तर में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर पूर्व में, तो आंसर तो बी हो गया। मैं आपको देखो ये होजगिरी नृत्य है ना, ये कौन सी जनजाति करती है बताओ, ब्रू रियांग जनजाति ये नृत्य करती है। क्या, ब्रू रियांग जनजाति। त्रिपुरा के 2-3 नृत्य और बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चेराव, वांगला, ये सब त्रिपुरा के नृत्य हैं। गरिया और लेबांग बूमनी, ऐसा कुछ नाम है, बूमनी। ठीक है, ये 4-5 नृत्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेना भाई। देखना है, बहुत तीसरे से एग्जाम करवा रही है तो ये नृत्य वगैरह से, संस्कृति से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं 8 दिन में कर सकते हैं, 4 मेल और 6 वुमेन कितने 8 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष और 7 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 10 में। ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, काट दिया, ये 16m
प्लस ये कितना 24 वुमेन बराबर है 15 वुमेन प्लस 35 वुमन। एक बार बताओ, इसको मैं 16 को इधर लाऊंगा तो एम ओनली एक एम बच जाएगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो कितना बच जाएगा 11 वुमेन। यानी कि मेल की एफिशिएंसी क्या आ गई 11, वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ गई। टोटल कार्य कितना हो गया 4। अगर एक बार बताओ मेन की एफिशिएंसी 11 है तो 44 हो गया, प्लस 6 क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, ये 50 इंटू 8 हो जाएगा। इनकी 50 इंटू 8 25 महिलाएं करेगी तो 2500 दो बार गया तो 16 आंसर आ गया। 16 दिन में कर देंगी 25 महिलाएं। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया और कुछ नहीं किया भाई। दिखा आप लोगों को ये क्वेश्चन 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये 11 आया कैसे, इसमें 3 का भाग दिया तो 11 आ गया, इसमें 3 का भाग दिया तो 9 आ गया, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, लगाओ 225। चलो भाई, एग्जाम में कैसे करना है ये देखो, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, करना है सटाक, जैसे ही किया निकलो। 38 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो की चीनी को एक दूसरे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 35.2 रुपये प्रति किलो पर मिश्रण बेचने पर लाभ हो। ये सेम क्वेश्चन है ना एनटीपीसी सीबीटी 2 में डाटा अलग हो सकता है थोड़ा सा। ये जो सेकंड शिफ्ट हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट, उसमें ऐसा सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक्चुअल में जो 35.2 में बेचा वो कितने 10% के लाभ पर। तो इसमें क्या करना है, इसको पहले क्रय मूल्य लाना है। ये 11 का मान हो गया तो 10 का मान लाना है, 11 तिया 2, यानी कि 10 का मान 32 आ गया। अब अगर ये 32 में बेचा जा रहा है तो अब क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो, 38 30 और ये 32, आपका रेशो निकल के आ जाएगा क्या 2 और 6, 1:3, 1:3, ये आंसर आ गया। सीधा क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। एलिगेशन तो लगाना आता है ना आप लोगों को, एलिगेशन कहाँ लगता है। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं बता रहा हूं और आप लोग सिर्फ देख रहे हो और पता ही नहीं एलिगेशन कहाँ लगता है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को दंडित किया। चलो ये कथन है, मैंने माना ये कथन है, सभी छात्रों को क्या कर दिया, दंडित कर दिया। ओके, छात्र स्कूल में देर से आने के कारण आने के लिए दोषी थे। क्या इसमें लिखा हुआ है कहीं भी कि वो देर से आए थे? जब नहीं लिखा हुआ कथन में निष्कर्ष निकालते कहां से अपन, कथन से तो निकालते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसमें कहीं लिखा हुआ है प्रधानाचार्य छात्रों से नफरत करते हैं, इसमें नफरत के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है। एक बार बताओ, रीजन तो कुछ भी हो सकता है ना दंडित करने का। क्या दोषी देर से आने का ही कारण है? नहीं, नफरत नहीं, दोनों ही नहीं होंगे भाई, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ 8 1 14 और 7 लिख लो। ये 12, ये 19, ये 6 और ये कितना 13। एक बार बताओ, मैं इसमें +5 जोड़ूंगा, मैं इसमें +5 जोड़ूंगा, मैं इसमें +5 जोड़ूंगा, मैं इसमें +5 जोड़ूंगा। क्या कर रखा है, +5 जोड़ रखा है और लास्ट में ले जा रखा है। एक बार बताओ, ये 7 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 23 है। इसमें +5 जोड़ूंगा तो 28 होगा, 28 का मतलब 2 यानी कि बी। इसमें 5 जोड़ूंगा तो 6 यानी कि एफ। इसमें 5 जोड़ूंगा 23 यानी कि डब्लू। 5 जोड़ूंगा 12, BFWL, BFWL ये रहा। एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट रखना है तरीका। एक व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलो होता है। जब उसका वजन एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर बढ़ने वाली लिफ्ट में मापा जाता है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा? बिल्कुल 60 इकाई से अधिक मापा जाएगा। जब भी लिफ्ट में ऊपर जाएंगे ना तो आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। और वो कहे कि लिफ्ट में नीचे जा रहा है तो नीचे जाने पर वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो 0 के जैसा हो जाएगा अगर नीचे जाएंगे तो। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस अंग कोशिकांग में होता है? देखो, मैंने
कौन सा शायद 2 या 3 नंबर मॉक रहा होगा जिसमें पूरा डीएनए के बारे में, 2 नंबर मॉक था, देख अभी भी देख सकते हो मॉक नंबर 2। डीएनए के बारे में मैंने एक छोटी छोटी चीज बताई है, और मैंने सीधा डीएनए में जो पहली चीज बताई थी वो यही बताई थी कि डीएनए केंद्रक में स्थित होता है, नाभिक के केंद्रक में। तो क्या आंसर हो गया? केंद्रक। अब मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मॉक भी सोल्व कराना है, इसलिए कहता हूं कि सारे मॉक देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आपको याद है, अब आपने अगर वो किया होगा तो आपको डीएनए के बारे में पूरी नॉलेज होगी, नॉलेज रहेगी तो इसको सही कर दोगे। इसको देखिए, आप लोग पैटर्न को पकड़ने का कोशिश करिए। मैं सबसे पहले इस डिब्बे को पकड़ता हूं। ये डिब्बा यहां था, यहां आ गया, फिर यहां आ गया, यहां आ गया। ओके, मैंने एक पैटर्न देखा कि ये डिब्बा है ना, ये यहां से यहां गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया। अब यहां आया तो वापस कहां जाएगा? वापस यहीं तो जाएगा। इनकी डिब्बा राइट वाले कोने में आएगा, लेफ्ट वाले कोने में। तो इन तीनों में से एक होगा। अब देखो, मेरा डिब्बे का मेरे को कॉन्सेप्ट तो मिल गया, डिब्बे का पैटर्न मुझे मिल गया। अब इसका पैटर्न देखिए, ये भी क्या किया है इसने, ये यहां गया है, फिर यहां आया, फिर यहां गया है, तो वहां यहां आएगा यहां पे। तो तीनों में यहां पे आ रखा है। चलो हटाओ इसको। अब देखो इसका पैटर्न देखो, त्रिभुज का। त्रिभुज को एक चीज देखो, ये यहां गया है और राइट में घुमा भी है, 90 डिग्री घुमा है। फिर कहाँ गया है? फिर राइट, फिर यहां गया है, फिर 90 डिग्री घुमा है, फिर इधर आया, फिर 90 डिग्री। अब जब यहां आएगा यहां पे, तो त्रिभुज कैसा बनेगा? ये वाला, ये वाला। यहाँ ये हिस्सा है ना 90 डिग्री घूम के ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? ऊपर कौन से में जा रखा है? इसमें नहीं जा रखा, इसमें नहीं जा रहा, ए में। तो आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक की थैलियां सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में रहती है, धीरे धीरे जहरीले रसायनों को छोड़ती हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखो, पदार्थ के रूप में प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है। सरकार को प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, अनुमान तो यही कहता है। इनकी दूध तो होना ही होना है। और पदार्थ के रूप में प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, बिल्कुल। इनके जीवों के ऊपर दया थोड़ी ना करता है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा नॉन, हाँ, यानी कि ये क्या है ना, घुलता नहीं है। तो दोनों मेरे हिसाब से दोनों अनुमान अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 3/5 69 है, एक बार बताओ, कोई संख्या 5 है, उसका 3 क्या है? 69। एक बार बताओ, 69 3 है तो 5 कितना हो जाएगा? 115। ये 23 गुना है, तो इसको भी 23 गुना कर दो भाई, 23 गुना। अगर वो संख्या 115 है तो 115 का 9% पूछा इसने, 9%। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 पंजे 45, 4 बच गया, 3 1 बच गया, 9 1 10। 1035 में 100 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा भाई? 103.5। यानी कि अच्छा 9% पूछा है ना, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 115 का 9%, 10.35, 10.35। इसके बाद आएगा ना ये बिंदु, सॉरी मैं भी गलती कर रहा था अभी। इसको 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद आएगा 10.35। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है, जो मेरे से भी हो जाती है, ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। उनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 24:25 है। अब तब इन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मेरा पैटर्न होगा ना, मैं इसको 5 सेकंड में कर दूंगा, 5 सेकंड में। ना कोई फॉर्मूला ना कोई। इसने बोला है कि दो भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:6। और इसने भुजाओं की संख्याएं पूछी। एक बार बताओ, ये 5:6 बन रहा है क्या? ये 5:6 बन रहा है? नहीं, ये 4:5 बन रहा है। ये क्या बन रहा है? 4:5। ये क्या बन रहा है? 2:3। साफ साफ 5:6। एक ही तो ऑप्शन बन रहा है, ए। लगाओ, बस खत्म कहानी।
क्या है इस क्वेश्चन में? अब बिना मतलब फॉर्मूला लगाने जाओगे, फॉर्मूला तो सबको पता है, लगा लेना अपने हिसाब से फॉर्मूला भाई, मैं नहीं बताने वाला फॉर्मूला। जब इतना सीधा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्यों लगाना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला लगाएंगे। 540 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड है, एक बार बताओ 540 को मैं लिख क्या सकता हूँ? 27 × 20 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। ये 27 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। एक बार बताओ, अगर मुझे सम गुणनखंड चाहिए तो मुझे सम वाली संख्या बाहर निकालनी पड़ेगी, 2 का होल 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 ठीक है। देखो अगर आपको सम गुणनखंड चाहिए ना तो 2 को, जो 2 की पावर 2 है ना उसको वैसे के वैसे रख दो, और जो विषम वाली है ना उसके उसमें एक जोड़ दो, 3 + 1, 1 + 1 ठीक है। तो 2 × 4 × 2 तो कितना हो गया? 16 गुणनखंड हो गए भाई, 16। चंदेरी के युद्ध और चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सबको पता होना चाहिए। मेदिनी राय और किसके बीच? बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528 में। हारा कौन था? मेदिनी राय, बाबर। आता रहता है क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है, क्लोरोफिल। ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, नहीं बोल सकता, हजारों बार आ चुका। मानव शरीर के किस अंग पर अधिवक्र ग्रंथियां स्थित होती है? तो वक्र पर ही होगी भाई, इसने साफ साफ लिखा वक्र पर। वक्र ग्रंथियां तो कहां होगी? वक्र पे होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एक बात बताइए मुझे, जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल अगर उबला तो वाष्प बन गया, उसका चेंज हो गया ना रूप। बर्फ पानी हो गया, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। लवण का जल में विलय, बिल्कुल। उसमें एक बार बताओ, पानी में नमक डाला तो नमक पहले क्या है? ठोस था, लेकिन अब वो क्या हो गया? अब वो द्रव हो गया। तो एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन होता है भाई, रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर क्या हुआ? डी। इसने नहीं पूछा है ना, बस एलपीजी का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान बल्ब है, ओके, मान लिया मैंने 3 समान बल्ब है। 6 वोल्टमीटर की बैटरी के साथ एक पार्श्व क्रम में संयोजित है, बिल्कुल ठीक है। यदि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा नई नष्ट की गई शक्ति क्या है? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, P = I × V। P का मतलब पावर, I का मतलब ये धारा, और V का मतलब वोल्ट। ये जो ये चीज है ना, P = I × 0.6 × 6, तो ये क्या आ गया? 3.6 वाट। लो चलो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो सबको पता होगा जावा कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, झारखंड में। नेक्स्ट, एक वो क्वेश्चन था ना बहुभुज वाला, हाँ मैं उसको रिव्यू 4 कर देता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा बाद में तो मैं इसको बताऊंगा, आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। वो उस टाइम गुस्सा था थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्चुअल में क्वेश्चन करने लायक नहीं है इतना। प्रतिमा अपने घर से निकलती है, 29 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ओके। उत्तर किस साइड है? 29 इधर चली भाई, 29 चली। फिर दाएं मुड़ती है और 16 चलती है, ओके। अब वो दाएं मुड़ती है और 17 चलती है, ओके, 17 चली भाई, 17। फिर वो दाएं मुड़ती है और 21 चलती है, 21, ये 21 चली, 21 कितनी चली? 21। अब वो रुक जाती है, इसके बीच न्यूनतम दूरी क्या है? ये दूरी पूछिए। एक बार बताओ, ये टोटल 29 थी, 29, ये 17 आ गया तो ये कितनी बच गई? 12।
ये कितनी थी यहाँ तक 16, और ये कितनी बच गई 5। तो 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 13। तो 13 न्यूनतम दूरी 13 आ जाएगी भाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? अरे यार, सबको पता है अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। खेल में जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ना, उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आपातकालीन विशिष्ट, ये किसी कुछ बाकी ऑप्शन फालतू है भाई। संसारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सबको पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है संसारण। देखो कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका मैं डीपली सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, वो आपको इतने सीधे है ना, इतने सीधे यार, ये क्वेश्चन आने चाहिए भाई। ये क्वेश्चन नहीं आते तो फिर क्या आता है आप लोगों को? एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, इतने सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबको आते होंगे। मेरे को गलत साबित कर दो कि भैया हमको तो आते हैं, आप गलत बोल रहे हो। एक बार बताओ, विक्रम मूल्य 1200 रुपये के अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है, इसको क्या लिखा जाए? 3/10। इसको क्या लिखा जाएगा? 2/5। अगर 3 की छूट दी गई तो 7 पे बेची गई होगी, 7 पे। अगर 2 की छूट गई तो 3/5 पर बेची होगी। सोल्व कर दो भाई। ये 5 से 24 बार गया, ये हाँ 24 बार गया। ओके, 24 × 21 कर दो। 24 × 21, 21 चौक 84, 8 बच गया, 21 42 50, 504 आ गया भाई, 504। ए आंसर आ गया भाई, ए। ये सीधे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? निहित है। तो 44 कौन सा भाग है भाई? भाग 4 सी। एक बार बताओ, भाग 4 के बारे में कुछ बताऊं मैं? भाग 4 में है ना DPSP है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये कहां से लिए गए हैं? DPSP कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। भाग 4 में अनुच्छेद कौन से आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51। तो ये भाग 4 के बारे में। ठीक है, बाकी भागों के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लो भाई। चलो फिर बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के बाकी के बारे में भी। 3 कहां से? 12 से 35 समानता। 12 से 35 भाग 3 में होता है। भाग 6 में कौन सा होता है? 152 से 237। भाग 2 में 5 से 11, 5 से 12। ये 12 से 35 होता है ना, और ये 5 से 11 होता है। ओके, 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। इसमें क्या है? नागरिकता। इसमें क्या है? राज्य से संबंधित है, जो राज्य के जो भी चीजें होती है ना, क्या बोल सकते हो उसे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य के जितने भी गवर्नर वगैरह, ये सब इसी में आते हैं, भाग 6 में। हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार था तो एक बार बताओ, 14 अप्रैल 2005 को मैं निकाल लेता हूं, मैं अपना फॉर्मूला भी लिख लेता हूं आप लोगों के सामने। हर बार लिखता हूं 144 025 036 146, ये मेरा फॉर्मूला होता है। 2000 का कोड मेरे लिए 6 होता है, 1900 का कोड मेरे लिए 0 होता है। अब मेरे को 2000 के कोड की जरूरत है बस। 14 अप्रैल ये डे होता है, फिर इसका मंथ का कोड होता है, मंथ का कोड, फिर उसके बाद ईयर का कोड, फिर ईयर, फिर लीप ईयर बटे 7, ये फॉर्मूला होता है। तो 14 मंथ का कोड क्या है? अप्रैल का 0, ईयर का 2000 का शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड क्या है? 6, 5 और 1 लीप ईयर है 7। तो क्या आ गया? 14 से कट गया, ये कितना? 11 12। 5 का मान क्या? 5 का मतलब क्या था? गुरुवार। 5 का मतलब गुरुवार। ओके, तो अब एक बार बताओ, 10 मई 2017 क्या होगा? 10
मई का कोड क्या है 2, फिर इसका 2000 का शताब्दी का कोड 6, 17 का 17 और 4 लीप ईयर 7, तो ये कितना आ गया 12, इसको ये 14 काट दो हटाओ, ये कितना आ गया 8 7 17 25, 25 बटे 7, 4 बच गया। 4 का मतलब क्या होगा बुधवार, 4 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार। फॉर्मूले से निकालो भाई, वैसे नहीं निकलेगा ये। ऐसी कितनी महिलाएं जो करदाता है बी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। पहले तो डॉक्टर को हटा दो, ये डॉक्टर जितना भी ये हिस्सा है ना, ये तो आने वाला ही नहीं है, हटाओ इसको, तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। अब समझो करदाता कौन सी है, ये महिला है ना। अब महिला भी होनी चाहिए, करदाता भी होनी चाहिए, तो 15 ही 15 ही है भाई, 15 आंसर आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। सबको पता है धुंध से जाना जाता है, धुंध से। सबसे बड़ा धुंध कौन सा है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बताओ, मैं इसको हर बार अभी भी मैंने पिछले मॉक में कल ही बताया था, लिख लो फटाफट। कोशिश बड़ा कौन है, टी एच, एच बराबर ई, ये सब लिख लो। कोई देखो 10 सेकंड लगते हैं 10 सेकंड लिखने में, लेकिन आपके गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्या ओ छोटा ई से, ओ छोटा ई से भाई ओ दोनों के बीच अपोजिट साइन आ गए तो ये तो गलत हो गया सरासर। क्या एस छोटा है ओ से, एस छोटा है ओ से दोनों के बीच वापस अपोजिट से साइन आ गए तो ये भी गलत। क्या सी छोटा है एच से, नहीं, इनके बीच भी अपोजिट साइन आ गए देखो, तो ये भी गलत। इनमें से कोई भी सत्य नहीं होगा भाई, लास्ट वाला डी। फरवरी 2024 तक एनपीसीआई द्वारा बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नहीं पता भाई। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, सबको पता है ऊर्ध्वपातन। मैं कितनी बार इसके बता चुका, ये चारों ऑप्शन भी बता चुका, क्योंकि एग्जाम में तो मैं दोबारा बता देता हूं, ये क्वेश्चन आते आते। वाष्पन क्या होता है, द्रव से गैस में बदलना। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने हैं भाई, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। संघनन क्या होता है, गैस से द्रव। लिख लेना जिसको याद नहीं हो। निक्षेपण क्या होता है, गैस से, सॉरी, हाँ गैस, हाँ सही है सही है, गैस से ठोस निक्षेपण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आंसर हो गया इसका। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ये सारी चीजें लिख सकते हो। क्या कितना टाइम लगता है, 37 क्वेश्चन। यदि 25,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में विशिष्ट दर पर 8% पर 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 775 है। एक बात बताओ मुझे, पहले तो मैं इस लाइन को सोल्व करता हूं। 775 3 वर्ष का ब्याज है कितने पे, 25,000 पर अंतर है। मैं एक काम करता हूं, इसका परसेंटेज निकाल लिया मैंने। ये कितना बार गया देखना, 25 से 10 बार गया, और ये कितना गया 25 3 और कितना 1 बार, ओके। यानी कि 3.1 का अंतर है, 3.1 का अंतर। यानी कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में 3.1 का अंतर आएगा। ऐसा कोई परसेंटेज लेना है, ऐसी कोई दर लेनी है जिसमें 3.1। मैं हर बार कहता हूँ 5, 10 और 20 का, ये आपको पता होना चाहिए। 10 की मैं एक बार बताता हूँ, 10 का जो 2 साल का होता है और जो 3 ईयर का होता है, उसमें 2 साल का 21 होता है और 3 ईयर का 33.1 होता है। एक बार बताओ, अगर मैं 10% की दर से लूंगा तो जो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सॉरी 3 साल का साधारण ब्याज होगा 30, साधारण ब्याज क्या होगा 30%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज वो होगा 33.1। तो क्या इन दोनों के बीच 3.1 का अंतर नहीं है, तो यानी कि जो ब्याज दर है ना, ब्याज दर वो क्या रही होगी 10%। अब देखो मैंने यहां से ब्याज दर निकाल ली अपनी, ठीक है। यदि धनराशि को दुगना कर दिया जाए, यानी कि 25 की जगह 50,000 कर दिया जाए, 50,000। यदि दर में 50% की वृद्धि की जाए, यानी कि दर अब 10 नहीं रह जाएगी, 10 में
3/2 यानी कि 50% की वृद्धि कर दूंगा तो 15% बढ़ जाएगी, 15% हो जाएगी। ओके, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर मैंने अपने जो सेक्शनल मॉक लगाया था मैंने, उसमें आप लोगों को पूरे इफेक्टिव रेट लिखाई थी। तो 15 की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कुछ नहीं होती 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की। मैं बता देता हूँ, 15 का स्क्वायर कर दो, बस 15 का स्क्वायर और 100 का भाग दे दो, बात खत्म। 225/100 इनके 2.25, मेरे को 2.25 का मान चाहिए, 2.25 का मान, खत्म, कुछ नहीं है। ये 00, ये 500 चाहिए, कट जाएगा तो ये गए, और 225 × 5 1125, 1125 आधा कर दो। मस्त सवाल है भाई, आपको इफेक्टिव रेट मालूम होनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से मैं 13 और 7 से कैसे जा सकता हूं 546 पे। अब देखो, अगर मैं 13 × 7 कर दूं तो क्या 91 नहीं हो जाएगा, 91, और 91 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 और 9 54, बिल्कुल भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 15 210 हो गया, 210। 210 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0, बिल्कुल 126। यानी कि इन दोनों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको देखो, 28 × 21 × 6 ये करना है, ये कितना हो गया, 126 × 28 कर दो, 126 × 28, 28 संख्या 168 यानी कि 8, 16 बच गए, 56 16 72 यानी कि 7 बच गया, और 28 7 35, क्या यही नहीं आ गया, ये आंसर आ गया भाई। पैटर्न ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू 6 से गुणा करना है, ठीक है, बस खत्म। वो कौन सा कैंसर है जो WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है, तो सबको पता होगा। पहली बात तो जैसे ही WBC आया आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई, ल्यूकोसाइड कहते हैं इसे, ल्यूकोसाइड। अगर ल्यूकोसाइड आपके दिमाग में आ गए तो ल्यूके, खत्म, बी। और RBC में क्या होता है, RBC एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइट, ये लो भाई, कुछ दिमाग लगाओ। WBC को ल्यूकोसाइड कहते हैं तो ल्यूक कुछ संबंधित होगा ना उससे, तभी तो बोलते हैं उसको ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ओके, 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार एक से एक समान है, इनमें से एक भिन्न है, तो विषम आकृतियों का चयन कीजिए। देखो, विषम आकृतियां चयन करनी है मुझे। मैं एक चीज देखा इसमें, एक पैटर्न देखा, क्या पैटर्न देखा वो देखेंगे भी। ओके, इनके बीच कुछ है, सबके बीच ये डंडा। एक बार बताना, ये जो चीज है ये अपोजिट है, देखो अपोजिट है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या है, सेम है, सेम, ए सॉरी, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। अगर इसका, इसकी दिशा इधर है तो इसकी इधर है। ये क्या है, ये सेम है, अगर इसकी बाहर है तो इसकी भी बाहर है। ओके, अच्छा ये भी अपोजिट है, सो ओके ओके सॉरी, दोनों की अपोजिट दिशा है, ठीक है, यानी कि तीनों की अपोजिट हो गई, लेकिन इसकी तो सेम हो गई। ये भी राइट की तरफ देख रहा है, ये भी राइट की तरफ देख रहा है, तो ये वाला गलत होगा भाई। कौन सा, ए आंसर हो गया, ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY सरकार की फंड द अनफंडेड के लिए एक प्रमुख योजना। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, इसका मैं मुद्रा का पूर्ण रूप बता देता हूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है इनकी, इसका आंसर होगा बी। मुद्रा योजना, देखो मुद्रा योजना के बारे में आपको बता देता हूं, ये कब शुरू की गई थी, अप्रैल 2015 को ये मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसके बारे में कुछ जानकारी हो रही है जो अच्छी जानकारी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, क्योंकि 2015 में शुरू की गई थी, तो उसके बाद कितने एग्जाम हुए, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। ये क्या है, लोन से संबंधित है, लोन से संबंधित योजना है, लोन से संबंधित। ओके, इसमें 3 प्रकार के लोन मिलते हैं, एक तो शिशु लोन मिलता है, एक मिलता है किशोर लोन,
एक मिलता है तरुण लोन। ओके, ये 3 प्रकार के लोन मिलते हैं भैया। लोन तो ये 3 मिलते हैं, लेकिन कितने कितने रुपए के मिलता है? मैं कहता हूँ कि जो 50,000 रुपये तक है ना, 50,000 रुपये तक, वो शिशु को मिलता है। 50,000 से 5 लाख तक वो किशोर को मिलते हैं, और 5 लाख से 10 लाख तक ये किसको मिलता है? तरुण को। तो ये 3 प्रकार के लोन मिलते हैं किसमें? मुद्रा योजना में, ये सॉरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। ठीक है, ये बातें अगर आपको नहीं पता है तो लिखने ना एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में 100% क्वेश्चन आना है मुद्रा से संबंधित। आज मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो चाहिए। अब किसकी शिफ्ट में आएगा वो आपकी किस्मत है। इसको देखो, मैं इन दोनों का अंतर क्या है? 53, इन दोनों का अंतर क्या है? 212, ये तो कुछ, और इन दोनों का अंतर क्या है भाई? 11, 29, तो 281, 8, ये 6, 4, और यहाँ कितना? 10, 8, 849। एक चीज बताओ, ये इसका 4 गुना है, ये भी इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा? 8 चौक 32, 48, 96, 33, 92, 33, 92। ओके, अगर मैं 33, 92 में 11, 29 जोड़ दूं, 11, 29, 1, 2, 21, यानी कि 1 बचा 4, 1, 5 और 4, 45, 21 आंसर आ गया भाई। 45, 21 कुछ नहीं है, डिफरेंस निकालो। और इसमें देखो, इसमें एक और पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। देखो 16 इंटू 4 प्लस 5, 69 इंटू 4 प्लस 5, ऐसे ही ये कितना है? 281 इंटू 4 प्लस 5। ये पैटर्न दो 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 पैटर्न बन गए इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दोनों पैटर्न से कैसे भी कर सकते हो आप लोग, जैसे आपको वहाँ एग्जाम में पसंद आए, या आपको जो दिमाग में सबसे पहले क्लिक करे ना वही। 50 और 7 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं के औसत। एक बार बताओ, मैं क्या बोलता हूँ, औसत कैसे निकालते हैं? अगर लगातार अगर समांतर श्रेणी में हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, सबको पता है। तो 7 से बड़ी क्या है? 12, 50 से छोटी क्या है? 48 बटे 2। तो ये इनका औसत कितना आ गया? 30। अब अभाज्य 10 से 45 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली बात तो अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं होती, तो मुझे अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या 10 से 45 के बीच कौन कौन सी होती है? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43, बस यही होती है। उसके बाद तो 46 आते हैं जो 45 से बड़ा हो जाएगा। इनको जोड़ दो फटाफट। जोड़ूंगा कैसे? अपने हिसाब से जोड़ लो। मैं तो कैसे जोड़ता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 60, 80, 110, 140, 180, 220, 220। ये क्या हो गया? 4, 11, 20, 23, 32, 33 और 7, 40 और 4, 44, 44। तो ये कितना हो गया टोटल? 264। इसमें टोटल संख्या कितनी है? 3, 6, 9, 10, 10, यानी इनका औसत क्या आ गया? 26.4। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इनके एवरेज का और इनके एवरेज का रेस। तो 30 में से 26.4 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 3.6। यही आंसर होगा। ये रहा, खत्म। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम नहीं है क्वेश्चन में। बस आपको एक तो अभाज्य संख्या मालूम होनी चाहिए और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन वो फॉर्मूला जब भी काम करेगा जब वो समांतर श्रेणी में हो, जिनका डिफरेंस सेम हो। इस क्वेश्चन को देखिए आप। 14, 7, 3, 15, 10, 8। एक बात बताओ, इसका पैटर्न समझ में आया? +1, +3, +5, इसमें भी +1, तो P +1, PQ, +3, 23, W, +4 सॉरी +5, 8 यानी कि H, QWH। ये आंसर आ गया भाई। बहुत चिल्लाना पड़ता है भाई, बहुत चिल्लाना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन करवा के मैं पानी पीऊंगा भाई थोड़ा सा।
इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं इसको सोल्व करने जाता हूँ। तो 5x माइनस 2x को मैं इधर 2x बटे x लिखूंगा तो x से x कट जाएगा, 2 बराबर 5 बटे x। अगर मैं इसको 5x माइनस 5x बराबर 2 लिख दूंगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे x का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या ये क्या x माइनस 1/x नहीं बच गया, बराबर 2। तो ये बराबर क्या बच गया, 2/5। एक बात समझना, अगर x प्लस x माइनस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना है, 4/25 प्लस 2। तो कॉमन ले लो भाई, एलसीएम ले लो 25। ये कितना, 4 प्लस 50 54/25, 54/25 ये रहा ए। एक सेकंड आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट। भाई बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है, मेरे पास माइक नहीं है। तो माइक 1-2 दिन में आ जाएगा तो फिर कम चिल्लाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करिए, कर लिया, उम्मीद करता हूँ कर लिया हो। इसको क्या लिख सकते हैं, 350। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस x इंटू 180 बराबर 12,000। ये कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, 180 x बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 7,000 बराबर 5,000। एक बार बताओ, x बराबर 5,000 बटे 180। एक चीज बताओ, ये क्या, एक बार बताओ समझना, 180 का मैं अगर 30 गुना करूँ तो 5400 आता है, 5400। तो 5400 से कम ही तो है थोड़ा, तो यानी कि 28% लगभग। अब एक बार बताओ, ऑप्शन देखो ना कितना दूर दूर है, तो मैं क्या कैलकुलेशन करूँ, क्यों मेहनत करूँ भाई, बताओ। मस्तिष्क का वो भाग जिसे मेरुरज्जा की उत्पत्ति होती है, सबको पता है, मेडुला ओब्लोगेंटा कहते हैं इसे। जो एवरग्रीन किशन है उनको मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। पाइप एक कितने मिनट में बढ़ सकता है, 36 मिनट में। बी कितने मिनट में बढ़ सकता है, 45 मिनट में। तो इनकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। तो ये 5 ये 4 एफिशिएंसी आ गए, ओके। ये खाली कर सकता है, ये बढ़ सकता है, ओके। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के आधे हिस्से का आधा हिस्सा बनना है, इनके 90 बनना है। 90 कितने से, 1 से। क्योंकि एक बार बताओ, ये 5 मिनट ले रहा है, ये 4, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। तो अगर दोनों को साथ खोलूंगा तो प्लस की 1 आ जाएगी, प्लस की 1, यानी कि 90 मिनट लेगा, 90 मिनट। लेकिन इसने घंटों में पूछा है तो 1.5 घंटा लेगा, 1.5 घंटा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी क्या है। देखो, मैंने जो कल मॉक करवाया था उसमें पूरी जनगणना के बारे में मैंने आपको बहुत नॉलेज दिया था, और इसका आप लोग जो वो थंबनेल देखोगे ना, वो भी मैंने यही वाला डाला था। थंबनेल पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, इन्हीं में से डाल देता हूँ। तो इसमें मेरी एक चीज़ छूट गई थी, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। एक्चुअल में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत की, 68.84, और शहरी जनसंख्या कितनी है, शहरी वो है 31.16, जो ये बच गई। अब एक चीज़ बताओ, इसने आबादी पूछी करोड़ों में। भारत की आबादी कितनी है, 121 करोड़। सबको पता है 121 करोड़ है। अगर 121 का मैं 70% निकालूंगा, लगभग 70%, यानी कि मैं 120 का लगभग 70% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 84 करोड़। यानी कि 84 करोड़ के आसपास वाला आंसर होगा। ये देखो, ये रहा, खत्म। ये आंसर आ गया 84 करोड़ के आसपास। बाईस सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु समान व्यास के अर्धगोलाकार गोले पर रखा गया है। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन क्या होगा। एक चीज बताओ, अगर मैं निकालना है,
अगर ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है शंकु, तो अगर इस प्रकार ठोस गोले का जो आयतन क्या होगा, मैं शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन प्लस कर दूंगा तो इस ये ठोस गोले का आयतन मिल जाएगा। यानी कि निर्मित ठोस गोले का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या यही है? बिल्कुल सर यही है। देखो अगर मैं 1/3 पाई की जगह पाई रहने दूं, मैं यहां से 1/3 कॉमन ले लूं। कहां से? यहां से। एक काम करता हूं, मैं 1/3 नहीं 1/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मेरी त्रिज्या तो सेम है ना, सेम। कितनी होगी त्रिज्या? 10 होगी, 10। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया h, और इधर क्या बच गया 2r, यही बच गया। अब देखो इसको सोल्व कर दो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, h कितना है 22 प्लस 2r यानी कि 20। अब इसको सोल्व कर दो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 100, सोल्व कर दिया मैंने सीधा 42। 21 से 42 कितनी बार गया? 2 बार। ये कितना होगा 44, 44 इंटू 100 4400 आंसर आ गया भाई, 4400। 4400 कहाँ है? ये रहा भाई, डी आंसर आ गया, डी। अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच अंतर, एक बार बताओ। ये बोल रहा है मैंने जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच क्या अंतर है, अंतर पूछा, अंतर 60 है। एक बार बताओ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180। सबको पता है ना ये बात? पता है नहीं पता? पता नहीं है तो लिख लेना, आंतरिक और बाहरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सोल्व कर दो, इंटीरियर कितना जाएगा भाई यहाँ पे 240 2 तो 120 आ गया, आई बराबर 120। इसने बहुभुज कौन सा होगा? एक बार बताओ, जो बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण बराबर 360 इंटू एन होता है, एन ये फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर। अब जब आई का मान 120 आ गया तो ई का मान कितना आ जाएगा 60। तो एक बार बताओ 60 आ गया, एन को मैं इधर ले आता हूं तो 360/60 आएगा, तो एन का मान आ जाएगा कितना 6, यानी कि षष्ठ कोण होगा, षष्ठ कोण भाई 6, बी आंसर आ गया, बी 6 भुजाओं वाला कोण होगा। इसको देखिए 7 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 3 और 7 शेष देने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को देखो, मैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करूंगा, एग्जाम में प्रोसेस में सीधा चेक करूंगा, मैं कोई संख्या याद नहीं करूंगा। मैंने 7 से भाग दिया, 80 में 77 आया, 3 बचा, बिल्कुल शेषफल 3 बचा। क्या 11 से भाग दिया तो 7 बचा? नहीं, 3 बचेगा, क्योंकि 77 आएगा, 3 बचा, ये तो नहीं होगा। 7 से मैंने भाग दिया 77 में तो 70 आया, 3 बचा, 3 शेषफल बचा, ठीक है। अगर मैं 11 से 77 में भाग दूंगा तो 66 आएगा, यहां से भी मुझे क्या 7 शेषफल मिल जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा बी, खत्म। और न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम, इससे बाकी जो भी अगर कुछ आया तो इससे बड़ी संख्या आएगी। बात कर विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सबको पता होना चाहिए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं, त्वरण। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, ठीक है। बहुत बोलता हूं भाई, बहुत। 2020 में 6 गांवों की जनसंख्या इतनी है, ओके। 2020 में डी गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई? 10,500। डी कितना प्रतिशत है? 8%, ओके। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी है? ओके। एक चीज बताओ, 8 का मान कितना है? 10,500। और ए में कितना है? ए 12%, तो ये तो इसका दोगुना क्या हो गया? एक बार बताओ, 10,500/8 इंटू 12, इसको मैं 4 से काट दूंगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो खत्म। 0 0 15 और ये 3, इसमें 2 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? सोचो, 1625 कहाँ है?
ए सॉरी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 1575 ये रहा। देखो 2 से ये 15 बार गया, ये एक बच गया, 7 और 5 0, ये लो खत्म। भाग देंगे देख लो, नहीं तो प्रॉब्लम ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने वाले तंत्र का क्या नाम है? सबको पता होना चाहिए, हृदय वाहिका तंत्र, इंग्लिश में भी देख लो भाई, कार्डियोवोस्कुलर वोस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस, एक बार बताओ, P16 पे आता है, N22, यानी कि 6 जोड़ा गया है, सब में 6 जोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं 8 में 6 जोड़ूंगा तो 14 पे क्या आता है? N, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म, यानी कि N। ओके, क्यू कितने पे? 17 पे, N कितना पे? 14 पे, तो -3, फिर 11 आया -3, फिर 8 आया -3, तो अब क्या आएगा? 5 पे क्या आएगा? ई, यानी कि ये वाला भी खत्म। अब ये दोनों बच गए। ओके, R 18 पे आता है, Z 26 पे आता है, तो 8 जोड़ा गया है, इसमें 8 जोड़ा गया है, 26 से 8 किया गया, 8 से 16, तो 16 से 24, 24 पे क्या आता है? 24 पे X, यानी कि ये वाला, यानी कि डी आंसर आ गया भाई, डी। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें कोष की संख्या बढ़ती जाती है भाई। जो परमाणु आकार समूह में नीचे जाने पर हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें कोष की संख्या बढ़ जाती है। सौर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए भाई, कहाँ पे सौर मंदिर? तमिलनाडु में। किसने बनाया था भाई? नरसिंहवर्मन, जो पल्लव वंश का जो राजा था, पल्लव वंश का राजा कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था ये मंदिर। ठीक है, ए आंसर आएगा, ए। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, 4 के विपरीत कौन होगा? 4 के विपरीत। ओके, यानी कि 6 और 8 दिखा मुझे कहीं पे, एम और, देखो समझो, मैंने एक चीज देखी, आर देखा मैंने, आर यहाँ भी आर देखा, आर के इधर जाऊंगा तो मुझे 6 के विपरीत क्या मिल जाएगा? 9, तो मुझे एम के विपरीत क्या मिल जाएगा? 4, तो सीधी सी बात है, क्या 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? एम। खत्म। यहां से भी चेक कर लो भाई, ये 6 है, ये 6 है, तो नेक्स्ट वाले जो राइट की तरफ जाओगे, 4 इधर एम, बस दोनों किन्हीं भी 2 आकृतियों को मिलाकर चेक कर लो भाई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में एक हॉर्स पावर का विद्युत समतुल्य कितना होता है? क्या ये सबको नहीं पता भाई? 746 वोट होता है, 746 वोट। कोई भी टाई पेंट नहीं है, कोई भी टाई है ना, वो क्या नहीं है? पेंट। ओके, सभी पेंट शर्ट है, शर्ट, इसके बीच क्रॉस चिन्ह लगा दो भाई। सभी टाई क्या है? शर्ट है, ये टाई में यहां बना दिया। अच्छा ओके, सभी पैंट शर्ट है और टाई भी शर्ट है। ओहो, एक मिनट रुकना, ये अलग बनेगा। ये क्या बोल रहा है कि सभी, कोई भी टाई है ना, वो पैंट नहीं है, पैंट। गलत। अभी कह रहा है सभी पैंट शर्ट है और सभी टाई भी शर्ट है, तो ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ये बनेगा शर्ट। अभी कह रहा है कि कुछ शर्ट टाई है, कुछ शर्ट टाई है, बिल्कुल है भाई। कुछ शर्ट पैंट है, बिल्कुल है। कुछ टाई शर्ट है, ये तो इसी का उल्टा हो गया ना, तो तीनों अनुसरण करेंगे भाई, तीनों। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2010 के लिए सभी इकाइयों का औसत उत्पादन क्या है? 2010, तो जोड़ो, फटाफट जोड़ो। 100, देखो कैसे जोड़ना है, 100, 180, 200, 280, और ये कितना हो गया? 300, 400, 470, 470। ये अब देखो, 5 यहां से जोड़ा, 5 है 10, और 5 यहां से जोड़ा 15, 485। अब ये 5 टोटल है,
तो 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 97। 97 ढूंढो, 97 ढूंढो रे ढूंढो मेरे साजना, कहाँ है ये रहा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये शायद संवेग कौन सा नियम है, संवेग परिवर्तन का नियम है क्या ये? कौन सा नियम है यार, मेरे हिसाब से तो ये नियम होना चाहिए, संवेग परिवर्तन का नियम। दो वस्तुओं के बीच बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखते हैं, कुछ गलत होगा तो देख लेंगे बाद में। किसी वस्तु का त्वरण कहा जाता है क्या? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में क्या बढ़ता है करता है। तो एक बार बताओ, सबको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण अभी बताया मैंने। तो क्या होगा, एक समान होगा भाई। जैसे जो जितनी भी वेग में परिवर्तन होगा भाई, तभी क्या होगा, त्वरण में परिवर्तन होगा, तो एक समान आंसर होगा भाई। सुधांशु कोकिला से उतना ही बड़ा है जितना वो प्रवीण से छोटा है। ओके, ये क्या कह रहा है, सुधांशु कोकिला से बड़ा है। ओके, और प्रवीण से छोटा है, प्रवीण से छोटा है। ओके, नितिन आयु में कोकिला के बराबर है। ओके, नितिन आयु में कोकिला के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोकिला प्रवीण से छोटी है, बिल्कुल सही है। नितिन प्रवीण से छोटा है, बिल्कुल सही है ये भी। सुधांशु नितिन से बड़ा है, सुधांशु नितिन से बड़ा है, बिल्कुल सही है। प्रवीण सबसे बड़ा है, प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है। ओके, सबसे बड़ा है प्रवीण, तो सबसे बड़ा है, इसने क्या बोला है, नहीं है, तो ये गलत हो गया भाई। लास्ट वाला डी, डी लगा है ना भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? सबको पता है, हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। कौन सा पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है? तो ये नहीं पता भाई। अच्छा, सॉरी, पता नहीं है क्या? ये तो दिख ही रहा है, सहकारी बैंक पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है, बाकी सब हो सकते हैं। तो क्या हो गया, ए आंसर हो गया, ए। अबे आज क्या 100 नंबर आ जाएंगे। निम्न बारंबारता बटन के लिए आय चित्र बनाया गया हो कि वर्ग अंतराल 15 और 25 के लिए परिवर्ती बारंबारता क्या है? देखो, परिवर्ती बारंबारता लिखो या समायोजित बारंबारता लिखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल की बारंबारता इनटू न्यूनतम वर्ग की बारंबारता छोड़ो इसको, बटे आवश्यक अंतराल की वर्ग चौड़ाई। ओके, वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है, ये रहा देखो। 15 से 25 के लिए पूछा है तो 10 बारंबारता हो गई, 10। ओके, न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम 5 से 10 है, तो 6 बटे आवश्यक अंतराल कौन सा है भाई, आवश्यक अंतराल कौन सा है, आवश्यक अंतराल की चौड़ाई। ओके, 10 10 10 10 5 है ना, 5। क्या यार, इसको आवश्यक अंतराल कौन सा है? चलो यार, इसको ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन मैं एक्चुअल में ये चीज़ भूल गया। ये क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा, तो मेरे को याद नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा। तो इसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो इसको, जब सबमिट करेंगे तो इसको मैं बता दूंगा क्या है। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? तो सबको पता, ब्रोमीन द्रव रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन। 2016 और 17 और 2018 और 19 में वाणिज्यिक छात्रों के योगफल। ओके,
एक बार तो वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है, तो 2016 और 17 ये कितना है, कॉमर्स में कितने 1050, और जो 18 और 19 ये कितना है 1350, तो 1350, 2385। ओके। और कितना है 2015-16 में कितना है विज्ञान छात्र में 1025, और 2019-20 में कितना है 1240। तो ये 2265। ओके 2265। अब मैं इसको 5 से काट देता हूं, तो 5 चौक 20, 3 5 7 और 3 7। कुछ तो गड़बड़ नहीं हो गया ना। ओके, ये कितना 5 2 5 चौक 20, और ये कितना आ गया भाई, अरे 2 बच गया ना, तो 5 और 3। ओके, अगर मैं इसको 3 से काट दूं, 3 एकम 3, 5 और 9, और इस ये भी 3 से कट जाए तो ये कितना आ जाएगा 1 5 और 1। ये रेशो आ गया, अब नहीं कटेगा, ये आगे खत्म। बी आंसर आ गया, बी। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ए बर्तन में 80 लीटर दूध है, जिसमें यह पाया जाता है कि 25% दूध अशुद्ध है। एक बार बताओ, शुद्ध कितना है और अशुद्ध कितना है। मुझे इसको छोड़ दो, इस लाइन को पहले। 3 रेशो क्या है, शुद्ध है, और 1 रेशो अशुद्ध है। बर्तन में कितना दूध शुद्ध मिलाया जाए कि ताकि मिलावट का रेशो 10% तक हो जाए, यानी कि अशुद्ध 10 हो जाए और शुद्ध 9 हो जाए। मिलाया क्या जा रहा है, शुद्ध। तो एक बार बताओ, अशुद्ध बराबर होगा, तो अशुद्ध तो बराबर है। ओके, मिलाया कितना जा रहा है नहीं पता। एक बार बताओ, 6 मिलाया जा रहा है +6, ये टोटल 4 है। 4 का मान कितना है 80, 20 गुना। तो 6 का क्या होगा 20 गुना 120 लीटर, यानी कि 120 लीटर मिलाया जा रहा है। इसका मैं कॉन्सेप्ट हर मॉक में बताता हूँ, लगभग जहाँ भी ये आता है मैं बताता हूँ कि जो मिलाया जा रहा है ना उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो स्थिर है ना स्थिर, उसको बराबर करने की कोशिश करो। सभी काले नीले हैं, सभी काले क्या है, नीले नीले। सभी नीले क्या है, गुलाबी। कोई गुलाबी हरा नहीं है। ये कह रहा है सभी हरे नीले हो सकते हैं। एक बार बताओ, जब इसने बोल दिया कि कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, तो एक बार बताओ हरा गुलाबी कैसे, हरा नीला कैसे हो सकता है, क्योंकि गुलाबी के अंदर ही तो नीला आ रहा है। तो ये कुछ गुलाबी काले हैं, बिल्कुल कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ सभी काले हरे, सभी काले हरे नहीं, गलत है। ओनली सेकंड अनुसरण करेगा। हाँ, तो हालत खराब हो गई यार, चला मुंह दुखने लग गया बोलते बोलते। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी इस वजह से। मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है। देखो ये क्वेश्चन पहले आया है कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे याद है। अभी जो ये मॉक सीरीज करवा रहे हैं उसी में आया है। मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, बी होना चाहिए। हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इतना याद नहीं रहा कि क्या था इसका आंसर, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आया था कहीं ना कहीं, और ये योजना पढ़ी है मैंने शायद। देखो इस क्वेश्चन को देखो, प्लस को माइनस और भाग को इंटू कर दिया जाता है। ओके, 88 -8 माइनस को +17 भाग 16 इंटू 40। ओके, अब देखो ये तो 88 -8 +17/16 इंटू कितना आ गया भाई 40। ओके, अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 5 बार 8 से, तो 85। ये तो यार माइनस में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है यार। अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो भाई कैसे होगा भाई, 1 मिनट, 88 -8
प्लस 85/42.5, तो ये 80 प्लस 42.5, तो ये तो 122.5 होना चाहिए। एक मिनट, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, दोबारा सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। 88 माइनस, अरे यार इसने ऐसे नहीं बोला भाई, अब समझ में आया। प्लस को भाग से और माइनस को इंटू से करना है। ओके, प्लस को भाग से, माइनस को इंटू से, और बाकी को ऐसे कैसे छोड़ देना है। 16 भाग 40। ओके, ये था भाई इसका। तो ये 11 इंटू 17 इंटू 16/40, तो ये कितना आ गया भाई? हैं, ये 11 माइनस को इंटू से, ओके, तो ये कितना आ गया? इंटू को इंटू से। अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ हर बार, 88/8, इसको इंटू बदलना पड़ेगा, और इंटू को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 16, भाग को क्या करना पड़ेगा? +40। अब होगा ये सही, 11 17 187 माइनस 16 प्लस 40, यानी कि 211 आ गया, 211। ये रहा भाई डी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इसने घुमा के दिया है तो मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम भी कम बचा है तो थोड़ा सा फास्ट भी करना होगा। अब त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, बीसी के समानांतर क्या है? पी क्यू। ओके, अगर ए बी बराबर 6 पी बी, मैं मान लेता हूं कि पी बी क्या है 1, तो ए बी कितना हो गया 6, तो ये क्या, पी ए कितना बच गया 5। अब सबको पता है कि समानांतर होता है, तो ये क्या होता है? ये वाला रेशो देखो, ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बी सी होता है, ये होती है भाई। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। तो पी क्यू का क्या रेशो होगा? एक बार बताओ, ए पी कितना है? ए पी 5 है, ए बी कितना है 6, तो पी क्यू और बी सी का रेशो यही तो आ गया, 5-6 का रेशो, ये रहा डी। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के थे, गेरुए रंग के बर्तन। मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के बर्तन थे ना, वो गेरुए रंग के थे, गेरुए के। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय नहीं होनी चाहिए ध्वनि तरंगे, यांत्रिकी में गति करती है, अनुदैर्घ्य होती है, प्रगामी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ओके, प्रतीक होना चाहिए, ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, ठीक बाद में प्रतीक होना चाहिए, यानी कि लगातार 2 प्रतीक होना चाहिए। पहली बात तो लगातार 2 प्रतीक ये है, यानी कि सिर्फ ठीक पहले एक अक्षर भी है, यानी कि एक हो गया, एक लगातार 2 प्रतीक ये रहे, और एक क्या है? अक्षर भी है। ओके, ये 3 होंगे, ऐसी 3 प्रतीक होंगे जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखो ये कल मेरे से गलत भी हो गया था, कौन सा है प्रतीक वाला क्वेश्चन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? सबको पता है भाई, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में, 25 से 28। इसमें समानता का, इसमें वो कौन सा अपने जो उसको क्या बोलते हैं, अरे यार कौन सा वर्ग होता है वो, उनके विद्यालय वगैरह संबंधित है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी ये, तो इसको छोड़ दो। आंसर क्या हो गया? जो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 होगा, 25 से 28। यदि संख्या, ये संख्या है ना कि अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो 0 1 2 6 7 8 और 9, 3 6 7 कितनी 7 है। ओके, तो मध्य अंक कौन सा होगा? मध्य अंक 6 हो गया, 6।
बी। स्विट्जरलैंड पर्यटक ने जंग प्राउ ठीक है जंग प्राउजोज के प्रसिद्ध आइस पैलेस में एक पट्टिका के साथ उन्हें सम्मानित करके उपलब्धियों को स्वीकार किया है। तो ये शायद नीरज चोपड़ा होगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा देखो ज्यादातर नीरज चोपड़ा ही आता है ऐसी चीजों में। एक निश्चित कोट में फ्लोर ये सभी है, तो साइन नहीं फ्लोर का क्या होगा, कोट क्या होगा, एक बार बताओ। फ्लोर यहाँ है, साइन यहाँ है। अगर मैं यहाँ से मार्बल और आर निकाल लूँ, मार्बल का कोड क्या है, टीपी टीपी टीपी, ओके तो ये खत्म हो गया। और आर का कोड क्या है, आर का टी आर है, इसमें टी आर है। तो क्या हो गया, जो साइनी का कोड आ गया 6, यानी कि ये खत्म हो गया, इन तीनों में से एक होगा। साइनी का कोड 6 आ गया, मार्बल का कोड खत्म हो गया, व्हाइट का कोड निकाल दूंगा मैं इससे, पी आर, ओके पी आर। तो फ्लोर का कोड क्या आ गया, ए जे और 6, ये दोनों कोड आ गए ए जे और 6, सी आंसर आ गया भाई। साइनी और फ्लोर्स के कोड ये हो गए। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सबको पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जनरेटर। कितनी बार, ये हजारों बार आ चुका है क्वेश्चन, अब तो याद हो जाना चाहिए ना। ठीक है, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो घरों में में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अनिवार्य रूप से ऐसे धातु का बना होता है जो निम्न गलनांक वाले होते हैं या उच्च गलनांक वाले होते हैं। मेरे हिसाब से उच्च गलनांक वाले होते हैं, यानी कि जो फ्यूज तार है ना वो उच्च गलनांक वाले बने होते हैं, उच्च गलनांक वाली धातु से बने होते हैं। आर, तो आर कैसे, आर को एक बार बताओ, आर को मैं दर्पण प्रतिबंध रखूंगा तो ये आर नहीं बनेगा, ये आर, तो ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी सीधा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, सबको पता है, इंडिगो। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 है, तो इसका आयतन क्या होगा, एक बार बताओ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। इस यहां से मैं एच निकालूंगा 22/7 इंटू आर कितना है 7, एच बराबर 440, 44 से 10 बार गया, 7 से 7 गया तो एच बराबर 10 आ गया। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 गया, 22 7 154, 154 इंटू 10 1540, 1540 ये रहा भाई सी। पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में क्रिकेट स्टेडियम की औसत उपस्थिति में 15% की वृद्धि हुई। यदि 2012 में 2160 अधिक व्यक्ति मैच देखने आए तो 2011 में कितने, एक बार बताओ। मैं 15% को 3/20 नहीं लिख सकता, 3/20। एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2011 में था ना वो मेरे पास 20 थी, और जो 2012 में मेरे जो क्रिकेट में जो उपस्थिति है ना वो 23 हो गई, यानी कि 3 बढ़ गई। लेकिन ये 3 ही कह रहा है, 3 नहीं बढ़ी है, 2160 बढ़ी है। 3 का मान 2160 है और मुझसे 2011 का पूछा 20 का मान, तो 3 से 7 बार 2 बार 0, यानी कि 44, 144 00, ये लो 72 इंटू 2 144 होता है ना। कैलकुलेशन पास्ट होनी चाहिए भाई। आज मैं बहुत पास्ट भी करवा रहा हूँ थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को आदत हो जाए कि एग्जाम में कैसे करना है, बैठे लेके नहीं रहना। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, सबको पता है। हाइड्रोजन के एक अणु जो 1 मोल होता है वो कितने ग्राम का होता है, 1 ग्राम का है। तो 2 मोल होंगे वो कितने ग्राम के होंगे, 2 ग्राम के। जो ऑक्सीजन है ना उसका एक मोल है ना वो 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम। ये तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का, तो ये 16 ग्राम। इनका रेशो पूछा है 2 और 16 का, तो 1:8 आ गया, 1:8, 1:8 ये रहा ए।
एजी एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का एक रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर एजी क्या होता है? चांदी। सबको पता है, ये तो किसी को ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो। क्या महिलाएं मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक मजबूत होती है? क्या कथन है भाई, मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक मजबूत होती है? हो सकती है भाई। महिलाओं को लगता है कि पुरुषों की सोच किसी भी समस्या को नहीं बदल सकती। ये क्या लॉजिक है यार, ये तो साफ गलत दिख रहा है। महिलाएं सभी मुद्दों में पुरुषों के बराबर है। जब इसने बोल दिया अधिक मजबूत है तो पुरुषों के बराबर कैसे हो सकती है? तो ये तो दोनों ही नहीं होंगे भाई। यदि प्रश्न का उत्तर ना, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है और भ्रूण भी होता है। शायद ये डिम वाहिनी नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो ये भाई साबुन में किया जाता है, बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये होता है। अखबार बनाने में किया जाता है, दांतों में चिकनाई कम करने में किया जाता है, अचार के परीक्षण में नहीं किया जाता। डी। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी, ये क्या बोल रहा है कि रमेश की पत्नी है ना, रमेश की पत्नी, रमेश की पत्नी कोई भी होगी, वो क्या होगी? मुकेश की बहन होगी। यहाँ पे एक लड़की है, वो मुकेश की बहन होगी, मुकेश की। रमेश रानी का इकलौता भाई है, यानी कि रमेश रानी का इकलौता भाई, यानी कि रानी बहन होगी। ओके। रमेश के पिता मधुर है, मधुर, मधुर। ओके। शीतल रमेश की दादी है, शीतल रमेश की दादी, यानी कि इनके पिता की पत्नी कौन है? इनका कोई पिता होगा, उनकी पत्नी कौन है? शीतल। ओके। ओके। रेमा शीतल की बहू है। ओके, रेमा इनकी पत्नी होगी। अगर शीतल की बहू है तो रेमा किसकी पत्नी होगी? मधुर की। ओके। रोनित रीमा के भाई का बेटा है। रोनित रानी, रानी कहाँ है भाई? रानी, अच्छा, रानी के भाई का बेटा है तो रमेश का बेटा होगा। रानी का भाई कौन है? रमेश। तो रोनित इसका भाई हो गया। रोनित किसका बेटा हो गया? रमेश का। ये क्या पूछ रहा है? रोनित का मुकेश से किस प्रकार संबंध है? एक बार बताओ। रोनित की मम्मी, यहाँ पे कोई मम्मी है ना, उनका भाई, तो रोनित का क्या होगा? मामा। अच्छा, रोनित का मुकेश से, मुकेश तो भांजा होगा भाई, तो ये भांजा होगा भाई, मामा भांजा का संबंध होगा। एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। ओके। यदि ये दूसरे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। ओके। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, सॉरी, ट्रेन पार कर रही है, तो क्या प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को पार कर रही होगी? एक बार बताओ, ये कोई भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करेगी कोई भी ट्रेन। ओके। एक चीज बताओ, जो दूसरे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी 60 सेकंड में अगर पार कर रही है तो ये भी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन को पार करेगी। एक बार बताओ, ये 600 ट्रेन की लंबाई तो दोनों सिचुएशन में सेम है ना? अगर दोनों सिचुएशन में सेम है तो एक बार बताओ, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई का तो चेंजेस आ रहा है, ये 300 का चेंजेस आ रहा है। ये 300 का चेंजेस आ क्यों रहा है? 10 सेकंड में आ रहा है, यानी कि इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी? 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर 30 मीटर प्रति सेकंड रही होगी तो मैं 50 सेकंड में कितना पार कर जाऊंगा? 1500। 1500 में से एक बार बताओ, 600 तो प्लेटफॉर्म की हो गई, तो 900 ट्रेन की हो गई। 900 900 और 30 को मैं अगर देखो किलोमीटर में पूछा है तो इसको क्या करो, 18/5 कर दो, तो ये 5 6 108, 108 किलोमीटर प्रति आवर। ये रहा भाई, क्या ए आंसर हो गया? ए। देखो, समझने की कोशिश करना कि अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, ट्रेन
तो वो दोनों की लंबाई जुड़ेगी उसमें, ठीक है। इसलिए वो 50 सेकंड में दोनों को पार कर रही है, ये 60 सेकंड में दोनों को पार कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन की लंबाई बदली थोड़ी है। अगर वो बदली नहीं है तो ये जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा वो किसकी वजह से लगा, दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच जो ये 300 मीटर का जो डिस्टेंस का जो अंतर है ना, इसकी वजह से। तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। 2030 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य क्या है, शायद 500 गीगावाट, 500 गीगावाट। अरे 800 रुपये का मूलधन, x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 992 हो जाता है। ओके, एक बात बताओ, अगर 4 वर्षों में 992 हो जाता है तो ब्याज कितना आएगा, 192। अगर ये 4 वर्षों में तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में 3 और 8 38 रुपये, 48 रुपये, सॉरी, यानी कि 48 रुपये एक वर्ष में किस पे ब्याज आया, 800 पर। तो यहाँ से कितना, 6% मेरी ब्याज दर आ गई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब कह रहा है कि ब्याज की दर में x प्लस 5% की वृद्धि की जाए, यानी कि 6% प्लस 5%, यानी कि टोटल 11% हो गई, 11%। अब ये कह रहा है कि 4 वर्षों में वही मूलधन कितना हो जाएगा, एक बार बताओ। 4 वर्ष में एक बार बताओ, मूलधन कितना, 800। मेरा ब्याज कितना होगा, मूलधन इंटू रेट इंटू समय बटे 100, 00। तो ये कितना आ गया, 88 इंटू 4 बराबर क्या हो गया, 32 और 35, ये आ गया। ये तो ब्याज आ गया टोटल, ये तो 4 वर्ष का ब्याज आ गया। तो इसको 800 में जोड़ दो, क्या 352। तो ये कितना गया, 2, 5 और 11, 1152 आंसर आ गया, ये रहा। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पेपर इजी है काफी, इसमें तो 90+ नंबर जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन बनाने लग गया है यार। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपना कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की से वापस आता है। एक बार बताओ, अगर 4 किलोमीटर से जा रहा है और 2 घंटे से वापस आ रहा है तो आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। एक बार बताओ, 4 से जा रहा है, 2 से वापस आ रहा है, तो क्या औसत चाल निकाल लूँ मैं, औसत चाल है इसकी, देखना। औसत चाल निकालते क्या, 2 इंटू S1 क्या है, 4 इंटू S2 2 बटे 4 प्लस 2। यहाँ से मैंने औसत चाल निकाल ली, कितने आ गए, 8 8 16 बटे 4। ये मेरी क्या आ गई, औसत चाल। एक बार बताओ मुझे, मैं कहीं भी जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ, समझना, मुझे कितने घंटे लगे, 6 घंटे। मेरी औसत चाल से मैं जाता हूँ और आता हूँ, मुझे टोटल है ना 6 घंटे लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब 16 बटे 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना होगा, 4। तो मेरी जो दूरी आ गई, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया क्या, ये 6 आएगा ना यहाँ, 6 6 6 6। ओके, तो एक्चुअल में क्या आ गया, देखो सुनो, इसको थोड़ा सा, 6 से 6 कट गया। एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ, 16 बटे 6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया तो 16, यानी कि 16 किलोमीटर आंसर आ गया। अब मैंने देखा कि यार 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। देखो गलत नहीं किया मैंने, एक्चुअल में ये जो 16 है ना, ये जाने और आने दोनों की डिफरेंस है। एक बार बताओ, मैं, ये घर है, यहाँ से कार्यालय गया और वापस आया, इतने में मैं कितने किलोमीटर चला, 16 किलोमीटर टोटल। लेकिन एक्चुअल में मैं 2 बार चल चुका ना ये डिस्टेंस, तो इनकी 8 रही होगी, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर में गया और 8 किलोमीटर वापस आया। नेक्स्ट, त्रिभुज जो कि आकृतियां गिननी, आकृतियां कितना होगा भाई, इसमें कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, इनकी 12 इसमें हो गई, 12 और ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 और ये कितना होगा, 2, इनकी 2।
एक बार बताता हूँ मैं, टोटल 17 आकृतियां हो गए, 17 त्रिभुज हो गए, 17 त्रिभुज, आंसर 17 हो गए। जो ये डायग्राम बनता है ना, ये डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आता है। ये इसमें निकालते कैसे त्रिभुज में आपको बता देता हूँ। गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 का दुगना कर देना है, कितना 16, इसमें 16 होंगे। उसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसमें 12 होंगे। अगर ये 12 हो गए तो इसमें कितना होगा, ये 3 होंगे, ये 3 प्लस 3, और ये एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 ये बन गए, यानी कि 17 हो गए, 17 टोटल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 छात्र है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड छात्र है। ये क्या कह रहा है यार, ये क्वेश्चन तो टाइम लेगा क्या, बहुत टाइम लेगा शायद। बी पंक्ति के एक छोर पर है, किस छोर पर है नहीं पता मुझे। एक काम करो, इसको मैं बाद में कर दूंगा, इसको ये टाइम लेगा इसमें, बहुत घटिया सा दिख रहा है। ये 68 कौन सा है, 68। अच्छा, ये तो मुझे बताना है ना आप लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया एक, इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों के लगा देता हूँ। एक्चुअल में इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं फॉर्मूला भी दे देता हूँ। एक बार बताओ, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है ना। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस आंतरिक कोण, अंतः कोण, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, देखो 180 माइनस 360 बटे क्या होता है 5x अपॉन 180 माइनस 360 बटे 6x, इनका रेशो क्या है 24:25। इसको सोल्व कर लेना भाई, मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप इसको सोल्व कर लेना, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलते कि भैया ने ये नहीं बताया। तो चलो भाई, अपन करते हैं मॉक को सबमिट, अच्छे नंबर आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। एक्चुअल में अब रिपीटेड क्वेश्चन आने लग गए ना। 43 90 नंबर आए, 90। कितने क्वेश्चन गलत हुए, बहुत क्वेश्चन भी बहुत गलत हो जा रहे हैं यार। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो नहीं हुए वो आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। इनकरेक्ट प्लस एन अटेम्प्ट, एक तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही होंगे क्या, केवल एक अनुसरण करेगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ओके, फरवरी 2024 तक एनपीसीआई द्वारा बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार चौधरी को। बिल्कुल अजय कुमार चौधरी को, तुक्का था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, गुरुत्वाकर्षण का नियम। भाई गलती कर दिया यार, अच्छे नंबर आ सकते थे इसमें। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताना था, क्या आंसर होगा इसका। फॉर्मूला तो वही है, देखो ये फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। एक्चुअल में ये, अच्छा ये मैंने न्यूनतम चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, 5 यार, 5 थी। मैंने क्या लिख दिया था, 6 लिख दिया था। हाँ, तो ये भाई क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5/10, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा, 5। ध्यान रखना इसका, ओके। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद ना हो तो फॉर्मूला भी लिख लेना। ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया भाई, 2 ही है क्या यार। ये क्वेश्चन पिछले मॉक में भी गलत हुआ था, कल भी गलत हुआ था, आज फिर गलत हो गया यार। ऐसा कैसे हो रहा है बार बार, 2 ही है। मैंने तीसरा कौन सा ले लिया था, यही तो लिया था यार। मैंने तीसरा कौन सा लिया था,
पता नहीं यार गलत कैसे हो गया। दो दो है भाई इसका आंसर। सॉरी मेरे दोस्तों, सॉरी यार। ओके सुरसा, तो ये निम्न गलनांक वाला होगा फिर शायद। अच्छा, निम्न गलनांक वाले धातु होते हैं जो कि फ्यूज के लिए उपयोग किए जाते हैं। सॉरी, इसमें भी ये भी गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? तो ये शायद डिम वाहिनी होगा, एक बूंद होगा, बूंद बूंद बूंद। ओके अच्छा, मादा जनन तंत्र का हिस्सा भाग, इसने पूछा भाग नहीं है। एक्चुअल में भ्रूण है ना, वो बच्चे को पालता है, यानी कि योनि। जो ये डिम वाहिनी ना, ये योनि होती है। गर्भाशय, अंडाशय सब मादा जनन तंत्र के भाग है। ये लास्ट क्वेश्चन बच गया, जो इसको मैं फटाफट करवा देता हूँ। एक्चुअल में मैं वीडियो रिकॉर्डेड करके रखूँगा आप लोगों के लिए। जैसे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं फटाक से डाल दूंगा। मैं इनका डेट भी सेट कर दूंगा। ये 7-9 लोग हैं। ये कह रहा है कि डी सी के निकटतम बाय बेटा। डी है ना, सी के निकटतम बाय बेटा है। सी के किसके? सी के निकटतम बाय। किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं भाई, नहीं पता। तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी। ओके। और जो ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओके, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हैगा? यहाँ मान लो सी होगा, ई के दाएं तीसरे स्थान पर। ओके। बी एक पंक्ति के एक छोर पर है। ओके, ये नहीं, अभी नहीं पता इसका कि बी कहाँ होगा। ओके। एच, एफ और जी के दोनों के आसन्न है, बिल्कुल नहीं पता अभी क्या है। जो एफ है ना, बाई तीसरी ओर बैठा है। ओके, एफ के ठीक बाय, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं सुनो, मैं यहां से क्या कर सकता हूं। अगर मैं इसको, अगर मैं कहीं पे एफ, एच है ना, एच, एफ और जी के, मैं क्या बोलता हूं, 4 लोग ये हो गए, है ना। अगर मैं इसको ए एफ के ठीक बाय बैठा है, मैं ए को यहां बिठा दूं और एफ को यहां बिठा देता हूं, समझना कोशिश करना। तो एक चीज बताओ, एफ और जी के दोनों के आसन कौन हो गए, यानी कि बीच में कौन हो गया? एच और ये जी। तो मेरे पास 8 लोग हो गए, 8 लोग। और ए यहाँ आ जाएगा बी। बी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, एक छोर पर। अब एक तो बचा कौन भाई? जेड, जेड। तो डी और ए के बीच कौन बैठा है? डी और ए के बीच सी बैठा है, सी। क्या आंसर सही है? सी, सी होगा भाई, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, लोगों को टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की। आपका भाई आपके साथ है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनली बात कर सकता है कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे ठीक करूँ। मैं आपको सही गाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस बार मेहनत करनी है। 10 दिन और बचे हैं, जी तोड़ दो, जितना मेहनत कर सको ना करो भाई। आपको जो चीज़ नहीं आती ना, रट दो, कैसे भी करो, फॉर्मूले रट लो, जो चीज़ें हैं ना रट लो बस। ये 10 दिन है आपके पास। ये समझ के मेहनत कर लो कि मेरे अंतिम 10 दिन है, मुझे इन 10 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी मतलब मैं कहता हूँ कि अपना जो कलेजा निकाल के रख दो साला। अभी किसी का 27 को आ सकता है, किसी को लेट आ जाएगा। जिसको लेट आ जाएगा उसको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन में ये लोग देख लेंगे। और जिसका लेट आ जाए ना, उसको एक बात बता देता हूँ, एनटीपीसी के सारे पेपर कर जाना मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 19 में से आने हैं, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।